प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी है, जो कि कार्यपत्रक नंबर हमारा 4th है और यह 12 जुलाई 2021 के लिए है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में बेहतर तरीके से समझते हैं, साथ साथ इसके सॉल्यूशंस को भी मैंने अटैच किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसे बेहतर तरीके से पढ़ना है और फिर इसके में जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यानी भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा का जो इतिहास है ज़्यादा प्राचीन नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई है। यानी धर्म के आधार से, धर्म के द्वारा जो माना जाता है, जो भारत में शिक्षा का शुरुआत हुआ है। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की है। शिक्षा में जो है ना रुचि यानी इंटरेस्ट को कम दिखाया है एजुकेशन में। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया था। यानी चार्टर एक्ट के थ्रू जो है ना क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, वो उन्होंने क्या किया, शिक्षा को प्रशासन का दायित्व लिया। और यह दायित्व भी बहुत सीमित था, बहुत कम समय के लिए था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना ही मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था कि शिक्षा प्रांतों का विषय रहा है तथा सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया है। और इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला है। और 1921 तक शिक्षा प्रशासन ने केंद्रीय विषय ही रखा है और 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम जो किया है और समय देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश की शिक्षा संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता है और विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा, वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों का संचालन आदि केंद्र के अधीन हो रहे हैं। यानी केंद्र सरकार के अधीन हो रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं, फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा है। और अक्टूबर 1976 यानी अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची जिसमें राज्य भी काम करता है और केंद्र भी काम करता है, तो दोनों मिलकर के इस सूची पर काम करता है, तो वो शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। और आशा है की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इसमें कुछ बेहद ही खास जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसान है, उसे हम देखते हैं। धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। धार्मिक, तो धर्म प्लस एक, तो प्रत्यय जो है ना पीछे से लगता है, उपसर्ग आगे से लगता है, तो ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, और ये आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो आप प्रत्यय और उपसर्ग दोनों सीख गए। नेक्स्ट है विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विशिष्ट का साधारण होता है, आम होता है, ये दोनों आप लिख सकते हैं। सीमित का असीमित होता है, उल्टा। ठीक है, और शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना तथा उसमें आमूलचूल परिवर्तन यानी उसमें चेंजेस करना, बदलाव लाना था। ठीक है, 5वां है, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? हमने 3 लिख दिया है। ठीक है, आप 2 लिख सकते हैं। शिक्षा रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, यानी रोजगार पर होना चाहिए। ठीक है, 6ठी कक्षा से विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए और विषय चुनने का फुल छूट होना चाहिए क्लास 9th और 10th में भी। जैसा कि आपने देखा था, जो आप जैसे कि 11th 12th में जाते हैं तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट नहीं मिलता है। जैसे साइंस वाले कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स वाले आर्ट्स नहीं ले सकते, आर्ट्स वाले कॉमर्स नहीं ले सकते, आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते, तो ये सारे छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।